हेलो गाइस आज का हमारा हेलो गाइस आज का हमारा टॉपिक होगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अर्थात लेखांकन शब्दावली। हमें आज उन शब्दों पर चर्चा करनी है जो विशेष रूप से लेखांकन में प्रयोग किए जाते हैं और जिनका लेखांकन करते समय एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द मैंने यहाँ पे लिया आपके सामने। पहला शब्द है खाता। खाते को इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब मैंने आपको लेखांकन का मीनिंग पढ़ाया था तो मैंने बताया था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मौद्रिक व्यवहारों की पहचान करके उसका मौद्रिक मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद मौद्रिक मूल्यांकन किए गए जो लेन देन होते हैं व्यापार के, उन लेन देनों को हम प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज कर देते हैं, अर्थात प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में उनका अभिलेखन कर देते हैं। तो जैसे आप मौद्रिक व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करते हैं, अर्थात मौद्रिक व्यवहारों को आप प्रारंभिक पुस्तकों में दर्ज करते हैं, तो दर्ज करने से उन मौद्रिक लेन देनों का एक रिकॉर्ड आपके पास तैयार हो जाता है। और जो आपके पास व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों का जो रिकॉर्ड तैयार होता है उसे ही आप क्या कहते हैं? उस रिकॉर्ड को ही खाता कहा जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे व्यवसायिक एवं व्यापारिक लेन देनों का, किसका सर? व्यावसायिक एवं या फिर व्यापारिक भी कह सकते हैं, व्यापारिक लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड जो आपने तैयार किया है, व्यवसायिक और व्यापारिक लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड ही खाता कहलाता है। अब जो भी खाता बनाया जाएगा वो दो भागों में विभाजित होगा मुख्यतः। इस तरह आप एक खाता बनाते हैं जिसमें एक कॉलम डेट का छोड़ देते हैं, इधर एक कॉलम डेट का छोड़ देते हैं, फिर एक कॉलम इधर आप अमाउंट के लिए छोड़ देते हैं, एक यहाँ एलएफ के लिए छोड़ देते हैं। ये कुछ आपका एक फॉर्मेट होता है किसी भी अकाउंट का। शॉर्ट फॉर्मेट बना दे रहा हूं आपके लिए। इनमें क्या क्या चीज है, किसमें क्या लिखा जाएगा, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या करना है? अभी सर हमें ये जानना है कि अकाउंट होता क्या है। इधर ये अमाउंट आएगा रुपीज में, इधर फिर अपन डेट। यहां ये अपना एक साइड कंप्लीट हो गया, यहां से ये अपना एक साइड कंप्लीट है। फिर यहां से दूसरा साइड स्टार्ट हो जाएगा। सेम जितने कॉलम इधर बने उतने कॉलम इसमें बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यहां जेएफ का कॉलम, जेएफ क्या होता है ये सब बाद में डिस्कस करने वाली बातें हैं। अभी आपको इतना जानना है कि अकाउंट कितनी साइड, अकाउंट की कितनी साइड। तो देखो यहां ये दूसरी साइड हो गई, एक साइड अकाउंट की ये थी, दूसरी साइड ये थी। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो अकाउंट था देखो यहां पे दो भागों में बटा हुआ है। दोनों भागों में इधर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इधर भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट होता है। तो व्यवसायिक लेन देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड ही क्या होता है? अकाउंट होता है। जो भी अकाउंट होगा, कोई भी अकाउंट हो, हर एक अकाउंट जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें ये वाला जो भाग होता है, इसका ये वाला भाग, इधर वाला ये जो भाग है, इसको बोला जाता है डेबिट साइड। और इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो लिखते हैं डीआर। डीआर का मतलब है डेबिट साइड का रिपोर्ट क्या है, यानी डीआर मींस डेबिट रिपोर्ट। और इधर वाला जो ये साइड है, इस साइड को कहा जाता है क्रेडिट। और इसके लिए जो एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सीआर। सीआर का मतलब क्रेडिट साइड का रिपोर्ट हो गया, क्रेडिट रिपोर्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहां लिखेंगे प्रत्येक खाता, यहां लिखेंगे आप प्रत्येक खाता कितने भागों में विभाजित होता है? सर प्रत्येक खाता दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक खाता कितने भागों में विभाजित होता है? सर ये दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें दो भाग है, एक है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। तो बायां जो पक्ष होता है, ये बायां पक्ष, इसको डेबिट कहा जाता है। खाते का बायां पक्ष डेबिट, यानी कि हिंदी में इसको नाम कहा जाता है।
कहलाता है। और ये जो दायां पक्ष होता है, इस दाएं पक्ष को कहा जाता है क्रेडिट, तथा दायां पक्ष क्रेडिट यानी जमा कहलाता है, जमा कहलाता है। तो एक खाते के दो भाग, इधर वाला डेबिट और इधर वाला भाग क्रेडिट हो गया। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो डेबिट होता है इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो डीआर यूज करते हैं। तो डेबिट के लिए एब्रीविएशन यूज क्या किया जाता है सर, डेबिट के लिए एब्रीविएशन यूज किया जाता है डीआर, और यहां डीआर का मतलब होता है डेबिट रिपोर्ट। क्या मतलब होता है, डेबिट रिपोर्ट होता है। और यहां एब्रीविएशन यूज किया जाता है सीआर, क्रेडिट के लिए सीआर वर्ड को यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म इसका, और सीआर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सीआर का मतलब हो जाएगा क्रेडिट रिपोर्ट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा एब्रीविएशन का कंप्लीट मीनिंग। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया, देखिए कोई भी जब व्यापारिक व्यवहार होगा तो हम व्यापारिक व्यवहार को या व्यापारिक लेन देन को व्यवस्थित रूप से प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज कर देते हैं, और प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज करने से जो आपके पास व्यापारिक लेन देनों का रिकॉर्ड बनता है वो रिकॉर्ड आपके लिए खाता हो जाते हैं। यानी कि ये जो लेन देन आप जहां रिकॉर्ड करोगे, ये खातों के अंदर रिकॉर्ड करोगे, तो व्यवसायिक लेन देन का जो रिकॉर्ड है वो एक खाता होता है। यानी कि आप जो व्यवसायिक लेन देन होंगे उसको व्यवसायिक पुस्तकों में जहां दर्ज करोगे वो एक खाता होगा। और खाते के दो भाग होते हैं इस प्रकार, ये एक फॉर्मेट होता है खाते का जिसमें इधर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इधर भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट होगी। तो दो भागों में बटा हुआ होता है। यहां जो बायां पक्ष होता है ये डेबिट होता है, और ये जो दायां पक्ष होता है ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और डेबिट को हम एब्रीविएशन जो यूज करते हैं, इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डीआर यूज करते हैं, जिसका अर्थ क्या होगा, डेबिट रिपोर्ट। और क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म जो यूज किया जाता है वो सीआर यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट रिपोर्ट। आई थिंक इतनी बात आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। अगले टर्म पढ़ते हैं अपन अब। अगले टर्म हम पढ़ेंगे संपत्ति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सर एसेट्स। संपत्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर, संपत्तियों को इंग्लिश में एसेट कहा जाता है। और ये जो एसेट होती है, एसेट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर नॉर्मली हम बात करें तो एसेट को हम यूं कह सकते हैं कि ये अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, ये होती है एसेट। लेकिन इतना जानना इनफ नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आप बस एक बात हमेशा ध्यान रखो, एसेट वो मूल्यवान संसाधन होते हैं जो आपको भविष्य में कोई ना कोई फायदा जरूर देंगे। फायदा देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रॉफिट होगा, फायदा मौद्रिक रूप में भी हो सकता है और फायदा गैर मौद्रिक रूप में भी हो सकता है। मौद्रिक रूप का मतलब फायदा आपको रुपए में भी मिल सकता है, किसी वस्तु को बेचने से लाभ के रूप में भी फायदा मिल सकता है, या कोई वस्तु आपके भविष्य में किसी न किसी काम आएगी तो वो भी फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने व्यापार के लिए एक कंप्यूटर परचेज किया। क्या परचेज किया सर, हमने कंप्यूटर परचेज किया, रुपए 40,000 इसका पेमेंट कर दिया आपने। 2015 के साल में, ईयर 2015 में आपने कंप्यूटर खरीदा था, रुपए 40,000 उसके लिए भुगतान किया। तो बताओ ये कंप्यूटर जो आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है, ये बिजनेस में काम में लेना है कि नहीं लेना है सर, इसमें तो हमें अकाउंट्स रिकॉर्ड तैयार करने हैं। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में 2015 के बाद 2016 में, 2017 में, 2018 में लगातार ये कंप्यूटर आपके बिजनेस में अकाउंट्स बनाने के काम आता रहेगा। इसका मतलब ये कंप्यूटर आपके बिजनेस में लगातार काम आ रहा है, मतलब लगातार इस कंप्यूटर से आपको फायदा मिल रहा है क्योंकि इससे अकाउंट्स बना रहे हो आप। तो ये कंप्यूटर जिससे आपको भविष्य में क्या मिल रहा है सर, फायदा मिल रहा है क्योंकि इससे हम अकाउंट्स रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होगी सर, ये एसेट होगी। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं सर, आपने क्या किया अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर परचेज कर लिया। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर, मान लो 2015 के वर्ष में फर्नीचर परचेज किया, तो वो फर्नीचर आपके 2016 के वर्ष में आपको काम आएगा, 17 के वर्ष में काम आएगा, 18, 19, 20, यानी आगे भविष्य में फर्नीचर आपको 1 साल 15 में खरीदा
तो 15 में खरीदा तो ऐसा नहीं जिस दिन खरीदा उसी दिन आपने इस फर्नीचर को काम में ले लिया, बाद में दूसरे दिन काम लेना ही नहीं है भाई। आज आपने अगर कोई फर्नीचर खरीदा है, आपने कोई कुर्सी चेयर टेबल कुछ भी खरीदी है, तो वो आपको आज काम आएगी जिस दिन खरीदा है, दूसरे दिन भी तो काम आएगी, तीसरे दिन भी काम आएगी, अगले साल और उससे अगले साल भी काम आएगी। यानी भविष्य में फर्नीचर भी हमें क्या देगा, कोई ना कोई फायदा मिलेगा इससे। ये पैसे नहीं मिलेंगे बदले में इससे, इसको हम काम में ले सकते हैं इस चीज को। तो ये हमें भविष्य में क्या देगी सर, गैर मौद्रिक फायदा देगी। तो ये भी हमारे लिए क्या होगी सर, एक एसेट्स होगी। इसी तरह मैं बात कर लेता हूं कि आपने अपने बिजनेस में गुड्स को खरीदा, गुड्स मतलब माल खरीदा। माल का मतलब क्या होता है, माल का अर्थ होता है जिस वस्तु को व्यापारी बेचने और खरीदने का डेली रूटीन में काम करता है, उस वस्तु को हम माल कहते हैं। तो व्यापारी ने बेचने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी हो तो वो माल होता है। अब ये माल भी व्यापार के लिए संपत्ति है। संपत्ति कैसे, इस माल को भविष्य में बेचा जाएगा। भाई आज आपने मान लो 31 जनवरी 2015 को अगर आपने कोई माल खरीदा है, तो इस माल को 1 फरवरी या 2 फरवरी या मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में इस माल को बेचना है आपको। माल का मतलब होता है वो वस्तु जो बेचने के उद्देश्य से आपने खरीदी है। तो इसको खरीदने का उद्देश्य क्या था सर, बेचना। तो बेचने के उद्देश्य से खरीदा, आप इसको फ्यूचर में बेचोगे। यानी फ्यूचर का मतलब जिस दिन खरीदा उसके बाद अगला दिन फ्यूचर ही हो गया, उससे अगला दिन भी फ्यूचर है। तो ये संपत्ति यानी कि जो माल आपने खरीदा है, ये माल आपका फ्यूचर में बिक जाएगा, आपका उद्देश्य से बेचना। और अगर इसमें से जब माल बिकेगा भविष्य में, तो आपको इसके बदले क्या मिलेगा सर, इसके बदले तो हमें नकद मिल जाएगा, कैश मिल जाएगी, रोकड़ मिल जाएगी के बदले में। तो रोकड़ मिल जाएगी तो आपके मौद्रिक फायदा हो गया कि नहीं हो गया इस वस्तु से, तो ये मौद्रिक लाभ हो गया। यहां पे कंप्यूटर और फर्नीचर से जो मिल रहा था वो गैर मौद्रिक लाभ मिल रहा था, या माल बेचने से आपको रोकड़ मिल जाएगी, तो ये आपके लिए क्या हो गया सर, ये मौद्रिक फायदा हो गया। देखिए यह कंप्यूटर और परचेज आपने अपने बिजनेस में काम में लेने के लिए खरीदे हैं, तो इससे आपको गैर मौद्रिक फायदा मिलेगा। माल को खरीदने का उद्देश्य ये होता है कि इसे हमें फ्यूचर में बेचना है। बेचना है तो इसको आपको किस प्रकार का फायदा मिलेगा सर, बदले में इसके रोकड़ मिल जाएगी जब बेचेंगे तब। तो मतलब कोई भी संपत्ति जो आपको भविष्य में या तो मौद्रिक या गैर मौद्रिक किसी भी टाइप से आपको कोई फायदा पहुंचाती है, तो वो चीजें क्या होती है, वो सारी चीजें आपके लिए एसेट्स होती है। तो चलिए लिखेंगे अब आप हमारे साथ, या एसेट का मीनिंग लिख लेते हैं। तो आपने क्या समझा एसेट का मीनिंग सर, हमने एसेट का मीनिंग ये समझा कि वे सभी मूल्यवान संसाधन, वे सभी मूल्यवान संसाधन, मूल्यवान संसाधन जिनसे, वे सभी मूल्यवान संसाधन जिनसे भविष्य में किसी भी प्रकार का, जिनसे भविष्य में किसी भी प्रकार का, यानी कि किसी भी प्रकार का मतलब गैर मौद्रिक अथवा मौद्रिक, मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक फायदा, यानी कि फायदे को अपन क्या कह सकते हैं सर, लाभ भी कह सकते हैं, इसको लाभ भी कहा जा सकता है, प्राप्त हो। वे सभी मूल्यवान संसाधन जिनसे भविष्य में किसी भी प्रकार का मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक लाभ अथवा फायदा प्राप्त हो, संपत्ति कहलाते हैं। संपत्ति कहलाते हैं। अब मूल्यवान संसाधन का अर्थ क्या होता है कि भाई जो भी आपने संपत्ति खरीदी, आपने कंप्यूटर खरीदा सर, फर्नीचर खरीदा सर, ये तो हमने इसका कोई ना कोई तो मूल्य दिया है, इनके लिए कुछ ना कुछ तो धनराशि का भुगतान किया है। तो ये एक मूल्यवान संसाधन होती है संपत्तियां, जिनका कोई ना कोई मूल्य होता है, जिनको कोई ना कोई लागत लगा के अपन खरीदते हैं, बिना लागत लगाए खरीदी नहीं जाती है। तो ये एक मूल्यवान संसाधन है जो भविष्य में किसी भी प्रकार का मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक फायदा हमें देगी, तो वो संपत्ति होती है। और संपत्तियों के अगर मैं प्रकार की बात करता हूं, तो मूल रूप से संपत्तियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला दृश्य संपत्ति, दृश्य संपत्तियां, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी होती है आपकी
अदृश्य संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है सर इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है इंग्लिश में इनको। तो मूल रूप से संपत्तियों को हमने कितने भागों में विभाजित किया सर? दो भागों में आपने इसको विभाजित किया, एक दृश्य संपत्ति और दूसरी अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति का अर्थ क्या है? दृश्य से नाम पता चल रहा है, दृश्य मतलब जो दिखाई देती है, और अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देती। तो दिखाई नहीं देती वो क्या कोई संपत्ति होती है? बिल्कुल होती है। व्यापार के पास ऐसी भी संपत्तियां होती है जो वास्तव में दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती हैं, और अदृश्य संपत्तियां होगी और दृश्य संपत्तियां जो दिखाई देती हैं। तो हम दृश्य संपत्तियों के बारे में क्या कहेंगे सर? दृश्य संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो जिनका एक भौतिक अस्तित्व होता है, अर्थात जिनको देखा और छुआ जा सकता है, वो दृश्य संपत्तियां होती हैं। और अदृश्य संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, वे सभी संपत्तियां अदृश्य संपत्तियां होती हैं। अब ऐसी कौन सी संपत्तियां होती है अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक पर आएंगे। तो ये दृश्य संपत्तियां जो ये फिर से हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। दृश्य संपत्तियों को फिर से हम दो भागों में विभाजित करेंगे, स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति, और दूसरी होती है आपके लिए चालू संपत्ति। दृश्य में कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो चालू प्रकृति की होती हैं, कुछ स्थायी प्रकृति की होती है। स्थायी संपत्तियों को हम क्या कहते हैं सर? इनको स्थायी संपत्तियों को फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है, फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है, और इनको करंट एसेट्स कहा जाता है, करंट एसेट्स। इन दोनों का सामान्य मीनिंग क्या होता है? देखिए, स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां होती है जो व्यापार में लंबे समय तक उपयोग करने के लिए क्रय की जाती हैं। कौन सी संपत्तियां? वे संपत्तियां जो व्यवसाय में एक लंबे समय के लिए उपयोग करने के लिए खरीदी जाती है, जिनको लगातार व्यवसाय में उपयोग किया जाता है, या तो जिनसे उत्पादन का कार्य होता है, या फिर वो वस्तुएं व्यापार में अपनी उत्पादन क्षमता को या फिर अपनी लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाती हूं। तो ऐसी संपत्तियां जो लगातार उपयोग के लिए क्रय की जाती हो, व्यापार में रखी गई हैं क्योंकि उनका लगातार हमें व्यापार में या तो उपयोग करना है या उन वस्तुओं से किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना हो, तो वे संपत्तियां स्थायी संपत्तियां होती है। जैसे आपने फर्नीचर खरीद लिया, तो आपने 1 साल फर्नीचर खरीदा, उसे कई साल तक काम में लोगे भाई। आपने 1 साल कंप्यूटर खरीदा, वो अगले कई साल तक काम आएगा। आपने अपनी एक दुकान बनवा ली, आपने अपनी दुकान की एक बिल्डिंग बनवा ली, तो वो बिल्डिंग 1 साल आपने बनवाई है, अब वो काम तो आपको कई सालों तक आएगी ना, उसी बिल्डिंग में अपना व्यापार चलाओगे आप। तो ऐसी संपत्तियां जो स्थायी रूप से खरीद ली जाती हैं, जो कई सालों तक हमारे व्यापार में उपयोग ली जाती हैं, उनको स्थायी संपत्तियां कहते हैं। और चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जिनको स्थायी रूप से व्यापार में काम में नहीं लिया जाता, या तो ये संपत्तियां हमारे लिए 1 साल के अंदर नकद में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनका उद्देश्य हमारा यही होता है कि या तो इन संपत्तियों को 1 साल में नकद में परिवर्तित कर लें, या इनसे अगर कोई गैर मौद्रिक लाभ मिलना है तो वो गैर मौद्रिक लाभ भी 1 साल के भीतर भीतर ही मिल जाए। तो ये संपत्ति चालू संपत्ति और यह स्थायी संपत्ति, अर्थात जिन संपत्तियों को विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है, जैसे माल को हमने विक्रय के उद्देश्य से खरीदा और 1 साल के भीतर हमें उसका विक्रय करने का हमारा उद्देश्य है, या फिर ऐसी संपत्ति जिनके बदले कोई नकद 1 साल के भीतर प्राप्त हो जाए, या फिर ऐसी कोई भी संपत्ति जिस संपत्ति से जो भी लाभ मिलना है, जो भी इससे बेनिफिट मिलना है, वो बेनिफिट 1 साल के भीतर भीतर मिल जाएगा। देखो, संपत्ति को मैंने क्या बताया था? वे सभी मूल्यवान संसाधन जो गैर मौद्रिक अथवा मौद्रिक फायदा पहुंचाएंगे हमें, तो जिनसे मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक फायदा पहुंचना है। तो ये चालू संपत्तियां वो संपत्तियां जिनसे जो फायदा मिलना है, चाहे मुद्रा के रूप में मिले चाहे गैर मौद्रिक रूप में मिले, जो भी फायदा मिलना है वो 12 महीने के भीतर भीतर मिल जाएगा भी, यानी 1 साल के भीतर मिल जाएगा। और ये वो संपत्तियां होती है जिनसे जो बेनिफिट मिलना है, जिनसे जो लाभ मिलना है, वो लाभ अपने को 1 साल के बाद भी मिलता रहेगा। ये वो स्थायी संपत्तियां होती हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे अगर चर्चा करें तो ये जो अदृश्य संपत्तियां होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो स्थायी प्रकृति होती है। ये स्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है। इनके अलावा एक अपवाद स्वरूप एक और संपत्ति होती है जिसे कहा जाता है काल्पनिक संपत्ति।
काल्पनिक संपत्ति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन सब पर एक अलग अलग अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन प्रत्येक संपत्ति पर दृश्य, अदृश्य, स्थायी और चालू संपत्ति के संबंध में कुछ बातें लिख लेते हैं आपके साथ। स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे दृश्य संपत्ति क्या है, अदृश्य क्या है, स्थायी क्या है, चालू क्या है, इनके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए लिखिए आप यहां पे, मुख्य रूप से संपत्तियों कितने भाग बनाए हैं सर? 2 भाग बनाए हैं। एक बनाए हैं दृश्य संपत्ति, दृश्य संपत्तियां। दृश्य संपत्तियों को इंग्लिश में कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। इसके संबंध में आप लिखेंगे यहां पे मेरे साथ, दृश्य संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, अर्थात जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। दृश्य संपत्तियां वे संपत्ति होती है जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, भौतिक अस्तित्व होता है, अर्थात जिनको देखा अथवा छुआ जा सकता है, जिनको भौतिक रूप में अपन देख सकते हैं, अर्थात जिनको देखा अथवा छुआ जा सकता है। जैसा कि आपने अपने व्यापार के लिए कोई मशीन खरीद ली, मशीनरी, आपने अपने व्यापार के लिए कोई कंप्यूटर खरीद लिया, या कोई फर्नीचर आपने व्यापार के लिए खरीद लिया, फर्नीचर। ये फर्नीचर को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीन को भी देख और छू सकते हैं। इसी के साथ अपने व्यापार के लिए आपने कोई भवन यानी कि बिल्डिंग खरीद ली, भवन यानी कि बिल्डिंग आपने अपने व्यापार के लिए खरीद ली, तो भवन को भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं भौतिक रूप से। इसके अलावा नकद यानी कि रोकड़, जिसे अपन रोकड़ भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कैश कहा जाता है, यानी रुपए। रुपए को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसके अलावा माल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर, गुड्स कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में माल का अर्थ मैंने आपको अभी बताया था। माल का अर्थ क्या होता है, वे सभी वस्तुएं जिनको व्यापारी पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है, मतलब व्यापारी जिन वस्तुओं को खरीद रहा है लेकिन इस उद्देश्य के लिए खरीद रहा है कि वो वस्तु इसे वापस बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेशनरी का व्यापारी हो, स्टेशनरी शॉप हो, और वो स्टेशनरी शॉप वाला ये मार्कर, पेन, किताब, कॉपी, पेंसिल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? वो बेचने के लिए खरीद रहा है। तो ये मार्कर, पेन, कॉपी, पेंसिल उस स्टेशनरी शॉप वाले के लिए क्या हो गई, माल हो गई। इसी तरह कपड़े का व्यापारी जब अपने दुकान में कपड़ा खरीदता है तो वो कपड़ा उसके लिए क्या हो जाता है, माल हो जाता है। तो इस प्रकार जिस वस्तु का व्यापारी डेली रूटीन में बेचने और खरीदने का काम करता है, अर्थात जिन वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से खरीदता है, वो सभी वस्तुएं माल होती हैं, और माल का कोई ना कोई भौतिक अस्तित्व जरूर होता है। अब जैसे ये मार्कर पेन स्टेशनरी वाले ने खरीदा होगा, तो इसका तो भौतिक अस्तित्व है, इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी वस्तुओं का भौतिक अस्तित्व होता है वो सारी संपत्तियां क्या होती है, दृश्य संपत्तियां होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी भौतिक अस्तित्व वाली संपत्तियां होती है जिनको हम दृश्य संपत्तियां कहते हैं। अब दृश्य संपत्तियों को मैंने आपको बताया कि 2 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। तो 2 भागों में पहला जो भाग होगा इसका पहला भाग, फर्स्ट ए, जिसको अपन क्या कहेंगे सर, इसको कहेंगे अपन स्थायी संपत्ति, स्थायी या गैर चालू संपत्ति। इंग्लिश में स्थायी अगर बोला जाए तो लिखा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, गैर चालू बोला जाए तो लिखा जाएगा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो ये स्थायी संपत्तियां क्या होती है, देखिए, स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती है
जिन संपत्तियों को व्यवसाय में लगातार उपयोग के लिए खरीदा जाता है। अर्थात इन संपत्तियों से जो हमें लाभ प्राप्त होने वाला है वो हमें भविष्य में कई सालों तक लाभ प्राप्त होगा, यानी एक से अधिक वर्षों तक इसका लाभ प्राप्त होगा। तो आप इसके लिए आप लिखोगे यहां पे वे सभी संपत्तियां जो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग हेतु क्रय की जाती है। वे सभी संपत्तियां जो व्यवसाय में एक लंबे समय तक उपयोग हेतु क्रय की जाती है वो कौन सी संपत्तियां कहलाती हैं? सर वो स्थायी संपत्ति या गैर चालू संपत्ति कहलाती है। अर्थात इन संपत्तियों से जो भी हमें फायदा मिलना है वो सारा फायदा हमें एक साल में नहीं मिलेगा, वो हमें कई साल तक मिलता रहेगा। जैसे कि आपने एक फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए आप एक मशीन लगा रहे हो, तो वो मशीन आपने एक साल लगाई, तो वो मशीन ऐसा थोड़ी है कि आपने एक साल एक दिन लगाई उसी दिन उस मशीन को काम में ले लिया। वो मशीन आपको कल भी काम आएगी, परसों भी आएगी, अगले साल भी काम आएगी, उससे अगले साल भी काम आएगी। तो ये जो मशीन आपने लगाई थी वो कई साल तक काम आएगी। उसी प्रकार आपने एक कंप्यूटर खरीदा तो वो भी आपको कई साल तक काम आता है। तो इसी प्रकार आपने एक बिल्डिंग बनवा ली, मान लो आपने एक जमीन खरीदी, जमीन पे आपने बिल्डिंग बनवा ली जहां आप अपना व्यापार करोगे, तो बिल्डिंग आप ऐसा थोड़ी कि हर साल उस बिल्डिंग को चेंज करेंगे, तो वो तो बिल्डिंग जो है वो अपने कई साल तक अपने पास भविष्य में काम आने वाली है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो सभी संपत्तियां जो एक से ज्यादा वर्ष तक हमारे पास उपयोग में रहेंगी, यानी कि अर्थात अपन यो कह सकते हैं, अर्थात जिन संपत्तियों से हमें लाभ जो प्राप्त होगा, जो फायदा हमें मिलेगा, मौद्रिक हो चाहे गैर मौद्रिक हो, जो फायदा हमें मिल रहा है वो एक से ज्यादा वर्षों तक फायदा मिलेगा। अर्थात जिन संपत्तियों से एक से अधिक वर्षों तक फायदा प्राप्त हो। अब फायदे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई किसी प्रकार का जो है आपको बेचने से कोई फायदा होगा। संपत्ति को बेचने से फायदा नहीं हो रहा है, आपको वो संपत्ति उपयोग में आ रही है ना, तो उपयोग में आने से, उपयोग की वजह से आपको फायदा हो रहा है। यानी कि फायदा किस चीज का मिल रहा है? ये फायदे का अर्थ है उपयोग में आना। फायदे का अर्थ क्या हो गया? उपयोग में आने से जो आपको फायदा मिलेगा ना, वो फायदा ही आपका यहाँ पे फायदा है। यहाँ पे गैर मौद्रिक फायदा हो गया, यानी वो संपत्ति आपके काम में आ रही है फ्यूचर में, तो फायदे का अर्थ यहाँ पे ये होगा। तो स्थायी संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है? सर वे संपत्तियां जो हमें व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग के लिए खरीदी गई, जिनके एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके? जैसे आपने अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए मशीन खरीदी, सर फर्नीचर खरीद लिया तो लंबे समय तक उपयोग आएगा। सर हमने फर्नीचर के अलावा हमने अपने व्यापार में उपयोग के लिए बिल्डिंग खरीद ली, यानी भवन खरीद लिया, या आपने अपने व्यापार उपयोग के लिए कोई मोटर कार खरीद ली, मान लो आपने कार खरीद ली, या आपने कोई कंप्यूटर खरीद लिया अपने व्यापार में उपयोग करने की। तो ये सभी संपत्तियां क्या होती है? सर ये सभी संपत्तियां दृश्य संपत्तियां हैं, साथ में वे संपत्तियां जो स्थायी प्रकृति की हैं, स्थायी रूप से व्यापार में आपके पास रहेंगी कई सालों तक। तो ये संपत्तियां क्या होगी? गैर चालू अथवा स्थायी संपत्तियां होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर? दूसरा टॉपिक होगा स्थायी संपत्तियों के साथ चालू संपत्तियां, दूसरा टॉपिक होगा अपना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक अपना चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर जिनको इंग्लिश में कहा जाता है करंट एसेट्स कहा जाता है। देखिए चालू संपत्तियां क्या होती हैं? चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जिनको व्यापार में रखने का उद्देश्य एक ही होता है, या तो उन संपत्तियों को विक्रय करना है,
या फिर उनसे 1 वर्ष के भीतर नकद प्राप्ति करनी है। जैसा कि माल खरीदने का हमारा उद्देश्य, माल हमारी दुकान में जो पड़ा है वो हमारे लिए संपत्ति है कि फ्यूचर में वो माल बिकेगा, तो भविष्य में जब वो माल बिकेगा तो भविष्य में वो हमें फायदा देगा। किस प्रकार का फायदा देगा? मौद्रिक फायदा देगा। जब भविष्य में बिकेगा तो हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो ये हमें माल जो है गैर मौद्रिक फायदा देगा। इसी तरह आपने किसी को उधार माल बेचा, तो जिस अब उधार में माल बेचा तो उस आदमी से आपको भविष्य में पैसा मिलेगा, तो वो भी आपके लिए संपत्ति हो गई। तो वे संपत्तियां जिनसे आपको या तो भविष्य में नगद प्राप्ति होने वाली है या फिर उनको विक्रय से आपको किसी प्रकार का लाभ होने वाला है, तो इन सभी संपत्तियों को हम क्या कहते हैं सर? इन सभी संपत्तियों को चालू संपत्तियां कहलाते हैं। तो लिखेंगे आप यहां पे, वे संपत्तियां जो व्यवसाय द्वारा, वे संपत्तियां जो व्यवसाय द्वारा विक्रय, जो व्यवसाय द्वारा विक्रय हेतु रखी जाती है, विक्रय हेतु रखी जाती है, अथवा या तो आपने उन संपत्तियों को विक्रय के लिए रखा है। जैसे माल जो होता है, माल भी आपकी एक संपत्ति होता है जो आपको भविष्य में कोई ना कोई फायदा देके जाएगा। तो माल आपकी संपत्ति, तो माल को रखने का उद्देश्य क्या था? आपका व्यापार में बेचने का उद्देश्य था। तो वो बेचने का उद्देश्य, तो आपको उसको बिक्री से एक मौद्रिक फायदा प्राप्त होगा। और अथवा जिन्हें प्राय 1 लेखा वर्ष में, अथवा जिन्हें सामान्यतः 1 लेखा वर्ष में, 1 लेखा वर्ष का मतलब 1 वर्ष के भीतर, 1 लेखा वर्ष में नकद में परिवर्तित करने का, अथवा 1 लेखा वर्ष में उस संपत्ति के उपयोग का लाभ प्राप्त करने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखो, वे संपत्तियां जो या तो व्यवसाय में विक्रय हेतु रखी गई हैं, जिनको फ्यूचर में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मौद्रिक फायदा मिलेगा, मुद्रा मिलेगी। या जिन्हें सामान्यतः 1 लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य हो। तो जैसे आपने किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचा, तो जिस व्यक्ति को आपने उधार में माल बेचा है वो व्यक्ति आपके लिए क्या हो गया? एक संपत्ति हो गया, क्योंकि आपको उससे पैसा फ्यूचर में लेना है, उससे फ्यूचर में मौद्रिक लाभ मिलेगा, जिसे देनदार कहते हैं। जिन व्यक्तियों को उधार में माल बेचा जाता है वो कौन होते हैं? देनदार होते हैं, जिनसे हमें भविष्य में क्या होता है? नगद प्राप्ति करनी होती है। तो 1 लेखा वर्ष के अंत में नगद प्राप्त करने अथवा 1 लेखा वर्ष में उस संपत्ति के उपयोग का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो वे संपत्तियां जो व्यवसाय द्वारा विक्रय हेतु रखी जाती हैं, अथवा जिनसे सामान्यतः 1 लेखा वर्ष के में परिवर्तित, अथवा 1 लेखा वर्ष में उस संपत्ति उपयोग का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? चालू संपत्ति कहते हैं। अर्थात जिनको 1 लेखा वर्ष में या तो नगद में परिवर्तित कर लिया जाता है, नगद में परिवर्तित कर लिया जाता है, या फिर हम कहेंगे अथवा 1 लेखा वर्ष में जिनसे हमें क्या हो जाता है सर? 1 लेखा वर्ष में संपत्ति के उपयोग का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है, तो वे सभी संपत्तियां क्या होती है? चालू संपत्तियां होती है। तो हम कुल मिला के एक ही बात कहते हैं। देखो, यहां पे नगद में परिवर्तित किया या उस संपत्ति को विक्रय किया तो भविष्य में क्या मिलेगा? मौद्रिक लाभ मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, बदले में पैसा मिलेगा। और जिन संपत्तियों को हम जिन संपत्तियों से हमें सिर्फ उपयोग कर सकते हैं, जिन संपत्तियों 1 साल के भीतर जिनसे मुद्रा नहीं मिलने वाली है, उनके उपयोग का फायदा मिलेगा, हम उनका उपयोग कर सकते हैं 1 लेखा वर्ष के भीतर, तो वो संपत्तियां भी नगद, यानी कि जिनको गैर मौद्रिक लाभ हमें भविष्य में मिलेगा, वो भी चालू संपत्तियां होती हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे नकद यानी रोकड़, इसको रोकड़ भी कहा जाता है।
तो रोकड़ तो स्वयं नगद है, इसको नगद में परिवर्तित क्या किया जाएगा? इसको तो आप एक साल के भीतर आप कभी भी यूज कर सकते हो, एक दिन में यूज कर सकते हो, तो अन्य किसी काम इसके उपयोग का फायदा ले सकते हैं। रोकड़ अथवा बैंक शेष, रोकड़ जिसको रोकड़ भी कह सकते हैं, नगद भी कह सकते हैं, रोकड़ अथवा बैंक शेष। बैंक में जो आपका शेष है वो भी आपके लिए क्या है सर? वो भी हमारे लिए चालू संपत्ति होती है। इसके अलावा माल को विक्रय करने का आपका उद्देश्य होता है, तो माल आप बेचोगे, बेचने से आपको मौद्रिक फायदा मिलेगा। एक शब्द होता है देनदार। देनदार का अर्थ मैंने अभी बताया आपको, जिस व्यक्ति को उधार में माल बेचा गया है, इसका मतलब भविष्य में उस व्यक्ति से पैसे लेने, तो ये देनदार भी हमारी संपत्ति होती है। इसी प्रकार आपका अग्रिम व्ययों का भुगतान, अग्रिम व्यय का मतलब आपने किसी से कोई काम करवाना था, तो जिस आदमी से आपको कोई काम करवाना था उस आदमी को आपने पेमेंट एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो एडवांस में जब आपने पेमेंट कर दिया तो अग्रिम भुगतान कह दो चाहे इसको। तो आपने जब एडवांस में पेमेंट कर दिया तो भविष्य में उस आदमी से आपको क्या मिलेगा? कैश तो वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको उस व्यक्ति से कोई भी काम करवाना था, कोई भी सर्विस आपको उस आदमी से लेनी थी, उस आदमी से सर्विस लेने से पहले आपने उसको भुगतान कर दिया, भी कल या परसों या उसके 2 दिन बाद मैं सर्विस लूंगा आपसे। तो एडवांस में अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इस एडवांस पेमेंट के बदले आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा? सर्विस मिलेगी, यानी गैर मौद्रिक लाभ मिलेगा। तो वो गैर मौद्रिक लाभ अगर 1 साल के भीतर मिलने वाला है तो ये भी अग्रिम भुगतान भी क्या होगी? आपके लिए संपत्तियां होगी। तो ये आपकी चालू संपत्तियों के उदाहरण है, आदि ये सब आपकी चालू संपत्तियां होती हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा सर? अब तक हमने पढ़ा चालू संपत्तियों को, संपत्तियों के प्रकार पढ़े हमने। संपत्तियों के प्रकार में हमने पढ़ा कि सर संपत्तियां जो होती है वो दृश्य और अदृश्य मूल रूप से 2 भागों में विभाजित की गई है, और इसके अलावा एक अतिरिक्त संपत्ति मैंने आपको बताई, काल्पनिक संपत्ति होती है। अब इन सभी संपत्तियों प्रकार में सबसे पहले मैंने आपको दृश्य संपत्ति के बारे में बताया, और दृश्य संपत्तियों को 2 भागों में फिर विभाजित किया था, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। आज के लिए बस इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अदृश्य संपत्ति और काल्पनिक संपत्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इनके नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।